Hello friends, welcome to SF Education. Today in this video we are going to discuss 23rd and 24th July complete current affairs. So if you are watching the video first time, please subscribe the channel and press the bell icon for the latest and the new updates of the video. Just because of the last day वहाँ के जो करंट अफेयर्स थे वो मैं अपलोड नहीं कर पाया ड्यू टू सम प्रॉब्लम। सो प्लीज़ आप इस वीडियो में सारे आपको करंट अफेयर मिल जाएंगे, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सारे करंट अफेयर आपके दोनों दिन के कवर हो सके। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। और अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो का लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ रिगार्डिंग a concept of absentee voter has been introduced by the election commission and given the facility of voting through postal ballot paper. absentee voter include, ठीक है, एक absentee voter के ऊपर एक क्वेश्चन है कि जो इलेक्शन कमीशन जो होता है वो क्या क्या फैसिलिटीज़ देता है किसको, एब्सेंटी वोटर को, जब उसको पोस्टल बैलेट पेपर के थ्रू फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, तो जो आपके स्टेटमेंट्स हैं वो है, फर्स्ट स्टेटमेंट है क्लास ऑफ पर्सन हु आर एम्प्लॉयड इन एसेंशियल सर्विस नोटिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन। तो जो लोग किसी एम्प्लॉय सर्विस में क्या है मतलब कहीं पे वर्क करते हैं और ड्यू टू दैट रीज़न दे आर अनेबल टू कम टू एंड गिव द वोट, तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है एब्सेंटी वोटर वाली। एंड सेकंड स्टेटमेंट है सीनियर सिटीजन ऑफ 80+ एज, जिनकी एज 80+ है तो उनको ये फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं। एंड थर्ड स्टेटमेंट है पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो पर्सन डिसेबल है वो एब्सेंटी वोटर का क्या कर सकते हैं, फ़ायदा ले सकते हैं। किसके लिए, पोस्टल बैलेट पेपर की जो फैसिलिटी होती है उस चीज़ में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन हैं ओनली 1, ओनली 2, 2 एंड 3 ओनली, एंड 1, 2 एंड 3। सो वीडियो को पॉज करिए ना, आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ये, चलिए ये आपका ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। और इसके बारे में देखो समझ लीजिए, जो बाय द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन अमेंडमेंट रूल, ठीक है, जो आपके इलेक्शन अमेंडमेंट रूल्स 2019 के, उसमें एब्सेंटी वोटर के बारे में इसमें दिया गया था। ठीक है, जिसमें ये बोला गया था कि जो फैसिलिटी ऑफ वोटिंग की, ठीक है, वो पोस्टल बैलेट के पोस्टल जो बैलेट पेपर होता है, मतलब जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी वोट को पोस्ट कर सकते हो, फिर उस इंसान के नाम पे उसको क्या कर सकते हो, वोट को भेज सकते हो, तो वो फैसिलिटीज़ मिलती है। और ये रूल कौन सा है, ये रूल है आपका इलेक्शन अमेंडमेंट रूल 2019 का। ठीक है, इसमें जो एब्सेंटी वोटर होते हैं उनको डिफाइन किया जाता है जो पर्सन बिलोंग करते हैं क्लास ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है, जिनको नोटिफाई कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। जैसे अगर कोई पर्सन किसी एम्प्लॉय मतलब किसी कंपनी का एम्प्लॉय है और वो जैसे मान लीजिए किसी कंट्री के बाहर जॉब करता है, ठीक है, और वो वोटिंग के समय अपनी कंट्री में नहीं वोट दें, तो उस समय क्या कर सकता है, वो पोस्टल बैलेट पेपर का उपयोग कर सकता है अपनी वोट देने के लिए। फिर कोई व्यक्ति अगर क्या है, अगर कोई सिटीजन जो आपका है वो, ठीक है, और अगर बात करें जैसे कोई जो 80+, जो मैं आपको बता था, ठीक है, जो 80+ एज के हैं, ठीक है, जिनकी एज 80+ हो चुकी है, उनके लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाती है। और जो लोग क्या होते हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनको भी ये सुविधा दी जाती है। ठीक है, तो इन सभी लोगों को मिलते हैं। तो इसी हिसाब से अगर आप ऑप्शंस को देखते हैं तो उस हिसाब से अगर जो आपका राइट आंसर ये आपका ऑप्शन 1 सही है, ठीक है, ऑप्शन 2 भी सही है, ऑप्शन 3 भी सही है। मतलब जो लोग हैं जिनको नोटिफाई कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, अगर कोई एसेंशियल सर्विस में है तो वो दे सकता है पोस्टल बैलेट, तो बिल्कुल सही है। सीनियर सिटीजन 80+ तो भी सही है, एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी तो ये भी सही है। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ग्लोबल राइट इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल राइट इंडेक्स किसने पब्लिश किया है, तो ऑप्शन है एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन बी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, थर्ड आपकी ऑप्शन है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, फोर्थ ऑप्शन है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए एंड आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी दैट द मीन इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन ने क्या किया है, अभी ग्लोबल राइट इंडेक्स को पब्लिश किया। ठीक है, जिसमें जो मतलब आपकी इंपॉर्टेंस होती है वो किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, मैपिंग करते जाते हैं इंटरनेशनल वर्कर राइट्स की वॉयलेशन एंड द नेमिंग द वर्स्ट ऑफेंडिंग कंट्रीज़। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूँ कि इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन है, इसने रिलीज़ किया अभी जो ग्लोबल राइट इंडेक्स, और जो मैपिंग इंटरनेशनल वर्कर राइट्स वॉयलेशन एंड द नेमिंग ऑफ द वर्स्ट ऑफेंडिंग कंट्रीज़। ठीक है, उसमें जो वर्स्ट ऑफेंडिंग कंट्रीज़ है जहाँ पे जो राइट्स का वॉयलेशन होता है लोगों के, उसके खिलाफ क्या करता है, ये इंडेक्स जारी करता है। ठीक है, तो और अगर इसमें बात करें कि इंडिया इज़ अमंग द 10 वर्स्ट कंट्रीज़ फॉर वर्किंग पीपल, ठीक है, कि अगर आप बात करो कि इंडिया की जो रैंक करोगे तो वो 10 वर्स्ट कंट्रीज़ में आती है। ठीक है, मतलब जो वर्स्ट कंट्रीज़ हैं उनमें भी क्या है, जो
सबसे वर्स्ट कंट्रीज है जो टॉप 10 में है उनमें क्या है, इंडिया का भी नाम है, ठीक है। और अगर आप बात करो तो अकॉर्डिंग टू 7th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन, ठीक है, जो ITUC का 7th एडिशन था ग्लोबल राइट इंडेक्स का, इसमें जो रैंक थी वो 144 कंट्रीज ऑन द डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट फॉर वर्कर राइट्स, द 10 वर्स्ट कंट्रीज फॉर वर्कर इन 2020, ठीक है। मतलब इंडिया की जो रैंक कितनी थी वो थी आपकी 144 कंट्रीज़ में, उसके अंदर इसकी रैंक को काउंट किया गया था, ठीक है, 2020 में। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो इंडिया की रैंक है वो 144 कंट्रीज़ के अंदर ही काउंट किए गए थे। और इसमें अगर आप देखो उसमें भी कौन सा टॉप 10 में जो 144 कंट्रीज़ थी उसमें टॉप 10 में जो वर्स्ट कंट्रीज़ में इंडिया का भी नाम था। और जो अगर आप देखें कि जो 10 वर्स्ट कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उसमें 2020 में जिसको अभी इंक्लूड किया गया है जिसमें ग्लोबल राइट इंडेक्स में, तो कौन कौन सी हैं, तो ये आपकी बांग्लादेश हो गई, ठीक है, बांग्लादेश, सॉरी एक सेकेंड, जो आपकी बांग्लादेश हो गई, ब्राज़ील, कोलंबिया, इज़ाइपर, हॉन्डुरस, इंडिया, कजाकिस्तान, फिलीपींस, तुर्की एंड जिम्बाब्वे। तो ये कंट्री हैं, ठीक है। तो इसमें देखो ये जो ब्राज़ील है और ये जो आपका इंडिया है ये तो ब्रिक का ही पार्ट हो गया, ठीक है। तो अगर ये टॉप 10 में अगर ये कंट्रीज़ हैं तो इट इज़ रियली अ वेरी कॉज ऑफ कंसर्न वाला रीज़न हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना कि टॉप 10 में इंडिया की रैंक कौन सी है। तो आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 रैंक है इंडिया की 144 कंट्रीज़ में, ठीक है। ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के बारे में पूछा गया है। सो इसके पहले भी हमने इस क्वेश्चन के बारे में क्या पहले भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी थी और एक क्वेश्चन भी बना के दिया था। अब इसी के आगे है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, क्योंकि रिसेंटली इसमें क्या किया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 का था उसको अभी 20 जून को क्या किया है, उसको एक्ट को कंफर्म कर दिया, ठीक है, उसको मतलब पावर में ला दिया गया है। इसलिए इस तरीके के स्टेटमेंट आपसे बन सकती हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अंडर दिस एक्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैव टू एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ एनी कंज्यूमर कंप्लेंट विद इन 40 आवर्स एंड रिड्रेस द कंप्लेंट विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट, ठीक है। ये बोला गया कि इस एक्ट में जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की जो कंपनी होती है, ठीक है, उनको स्वीकार करना पड़ेगा जो कंज्यूमर की कंप्लेंट है, ठीक है, विद इन 48 आवर्स में, और उसको जिस दिन से क्या बोलते हैं हमने कंप्लेन किया है उसी दिन से क्या करना पड़ेगा, उस कंप्लेंट को वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, इट प्रोहिबिट्स द ई-कॉमर्स कंपनीज from manipulating the price of goods or service to gain unreasonable profit through unjustified price, ठीक है। ये जो लॉ है ये प्रोहिबिट करता है, मतलब उनको मना करता है किसको, ई कॉमर्स कंपनीज़ को, ताकि वो मैनिपुलेट ना कर सकें, किसी को बार बार मतलब हेर फेर ना कर सके इसमें प्राइस ऑफ गुड्स में, ताकि जो जो आपकी रीजनेबल जो प्राइस है, ठीक है, वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो अनरीजनेबल प्रॉफिट थ्रू ना कमा सकें अनजस्टिस प्राइस से, तो वो इसको प्रोहिबिट करता है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, बोथ 1 एंड 2 एंड नाइदर 1 नॉट 2, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर आंसर भी आएंगे। तो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का, ठीक है, ये मैं जैसे आपको मैंने कहा कि 20 जुलाई 2020 को ये फोर्स में आ गया, ठीक है, इसको पावर में ला दिया गया कि अब ये रूल लागू हो जाएगा इंडिया में। इसमें जो ई कॉमर्स पोर्टल हैं वो सेटअप किए जाएंगे ताकि वो रोबस्ट कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज्म एक स्थापित किया जा सके, जिसमें कैसे जो कंज्यूमर के साथ जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उसको जल्दी जल्दी दूर किया जा सके, ठीक है, जिसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को यूज किया जाएगा। और जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो एक्नॉलेज करेंगे ताकि कंज्यूमर की जो कंप्लेंट्स हैं वो विद इन 48 आवर में उसको क्या किया जाएगा, उसको रिड्रेस किया जा सके, ठीक है। और अगर आप बोलो कि जो कंप्लेंट्स है विद इन 1 मंथ जो डेट है, डेट ऑफ रिसिप्ट है, उसके अंदर इस एक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, उस कंप्लेंट्स को जो भी आपकी ग्रीवेंसेस हैं उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस हिसाब से जो आपका राइट आंसर जाएगा, ये आपका ऑप्शन 1 भी सही है, ऑप्शन 2 सही है, मतलब सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। यू हैव टू बी रिमेंबर। नाउ गोइंग टू द फोर्थ क्वेश्चन विच इज़ रिगार्डिंग द पोर्ट्स इन न्यूज़, ठीक है। जो पोर्ट्स हैं ये पोर्ट्स कहाँ किस किस कंट्री से एसोसिएट करते हैं इसके बारे में बताना। तो फर्स्ट आपका जो पोर्ट है ये है कयाकप्यू पोर्ट, जो ईरान में है, क्या ईरान में लोकेट करता है। गवादर पोर्ट क्या पाकिस्तान में लोकेट करता है। एंड हम्बनटोटा पोर्ट ये क्या श्रीलंका में श्रीलंका में लोकेट करता है। तो कौन सा पेयर सही है, ऑप्शन है 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 एंड 1 2 एंड 3, सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ये आपका ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3, मतलब जो गवादर पोर्ट है पाकिस्तान में। अगर आप काफ़ी लंबे समय से न्यूज़ पढ़ रहे हैं और रिसेंटली में भी क्या है बहुत सारा जो मतलब बहुत सारी बात हो रही है, क्योंकि जो ईरान में जो चाहबार पोर्ट है, ठीक है, जहाँ पे इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, तो वहाँ से अप्रॉक्सीमेट 75, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 75 प्लस किलोमीटर जो रेंज है, ठीक है, इतने में क्या पड़ता है, इतने में आपका चाहबार पोर्ट पड़ता है पाकिस्तान के गवादर पोर्ट से, ठीक है। जो गवादर पोर्ट को डेवलप कौन कर रहा है, ये चाइना डेवलप कर रहा है, तो ये भी याद रखना है। इसलिए आसपास के जो पोर्ट्स हैं वो न्यूज़ में हैं, तो आपसे इस तरीके की स्टेटमेंट बन सकती है पेपर में, तो ये भी याद रखना है। हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में लोकेट करता है, तो बिल्कुल सही है। ये जो आपका कयाकप्यू पोर्ट है ये आपका
म्यांमार में लोकेट करता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसलिए फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा एंड 2 एंड 3 इज द राइट, दैट द मीन बी इज द योर राइट आंसर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे चाहो तो आप इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि जो आपको कयाकापू पोर्ट है म्यांमार में लोकेट करता है, जो वेयर चाइना है 70% स्टेक, ठीक है। जहाँ पे मतलब जिसकी साइड कहाँ पे, ये बे ऑफ बंगाल में, जिसमें चाइना का 70% क्या है, उसका खुद का स्टेक है, ठीक है, कयाकापू पोर्ट म्यांमार में। तो चाइना की डेवलपमेंट वैसे भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये भी याद रखना है। और जो गवादर पोर्ट है गल्फ ऑफ ओमन में पड़ता है, ठीक है, पाकिस्तान में, चाइना, वहाँ पे भी जो हम्बनटोटा पोर्ट है साउथ मतलब श्रीलंका में भी उसकी काफ़ी चाइना का स्टेक्स है। तो मतलब आप बोल सकते हो कि इंडियन ओशन में काफ़ी हद तक डोमिनेट कर रहा है चाइना, ठीक है, अपनी डोमिनेशन को और ज़्यादा क्या कर रहा है, इन्फ्लुएंस अपना बढ़ा रहा है। तो इट इज़ नॉट गुड फॉर द इंडिया, तो इंडिया को भी इसके बारे में थोड़ा सा समझना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो इसमें से हॉर्न ऑफ अफ्रीका कौन कौन सी कंट्री पार्ट हैं, तो क्या जिबूती है, इथोपिया है, सोमालिया है, एरिट्रिया है। ऑप्शन है 1 एंड 2, 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4 एंड 1 2 3 4, सारी की सारी स्टेटमेंट सही हैं। तो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए, ठीक है। तो ज्योग्राफी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो यू हैव टू बी रिमेंबर ऑफ द मैप, ठीक है। तो मैप को भी रिमेंबर करना है। चलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में देख लेते कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो आपको आसपास की कंट्रीज़ भी देखते जाना है। चलिए यहाँ पे देखिए जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसको बोलते हैं, देखिए जो अफ्रीका का बिल्कुल हॉर्न की तरह ऐसा वाला जो आपका मुंह दिखता है, ठीक है, ये देखिए पूरा हॉर्न की तरह, ठीक है, इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। यहाँ कौन कौन सी कंट्री देखिए, ये एरिट्रिया पड़ता है, जिबूती, ये वाला एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखना पूरा एरिया नहीं, हॉर्न एरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया है, इथोपिया है, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ यहाँ पे जो लोकेट करती है, देखिए कंट्रीज़ मेकिंग अप द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये जो ब्लू कलर की जो कंट्रीज़ हैं ये सारी किस में आती है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, ठीक है। ये आपका क्या बोलते हैं, ये आपका इंडियन ओशन पड़ जाता है, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे ये वाला एरिया, ठीक है, जहाँ पे मैं लोकेट कर रहा हूँ, ये वाला एरिया ये कौन सा सी है, ठीक है। तो ये मुझे आपको बताना कमेंट में, ठीक है। और ये आपका मेडागास्कर हो गया, चारों तरफ थोड़ा थोड़ा देख के चलना है, सूडान हो गया, युगांडा हो गया, कीनिया, तंजानिया, आसपास की कंट्रीज़ को भी याद रखना। तो जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जो कंट्रीज़ हैं तो वो सारी की सारी कंट्री आपकी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में लोकेट करती हैं, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। सॉरी आज थोड़ा सा पेन डिस्टर्ब चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस रिजॉल्व इनिशिएटिव टू इन्वेस्ट इन बिल्डिंग सोल्यूशन फॉर एमएसएमई एंड माइग्रेंट वर्कर इम्पैक्टेड बाय कोविड-19, ठीक है। तो अभी इनमें से जो कौन सी मतलब कौन सा इनिशिएटिव किस कंट्री मतलब किस बोल सकते हो कि किस एमएसएमई के जरिए इसको लिया गया है, ताकि जो माइग्रेंट वर्कर जो इम्पैक्ट हुए कोविड-19 से उसको क्या कर सके, थोड़ा सा उनका सोल्यूशन उनको बिल्डअप और उनके इनिशिएटिव को और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को क्या कर सके, और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनकी बढ़ा सके। तो कौन से स्टेटमेंट आपकी सही है, तो ऑप्शन है उम्मीदवार नेटवर्क इंडिया ने क्या ये इनिशिएटिव लिया है, क्या एडलगेव फाउंडेशन ने इनिशिएटिव लिया है, SAS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने इनिशिएटिव लिया है, या फिर सिट्रिक सिस्टम ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव लिया। तो वीडियो को पॉज करें, आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है, ये तो आपका उम्मीदवार नेटवर्क इंडिया, ठीक है, इसने ये इनिशिएटिव लिया ताकि जो इन्वेस्टमेंट है मतलब तो इन्वेस्ट कर सके किसमें, बिल्डिंग सोल्यूशन फॉर एमएसएमई, ठीक है, जो आपको मीडियम, जिसको आपको बोलते हैं मीडियम स्मॉल एंड सॉरी जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, ठीक है, जिसको आप लघु उद्योग बोलते हो हिंदी में, वहाँ पे क्या कर सके, वहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सके, ताकि जो आत्मनिर्भर अभियान है, ठीक है, जिसको अभी रिसेंटली मोदी जी ने अनाउंस किया है, वहाँ पे हम और ज़्यादा अपनी क्या कर सके, अपनी पावर को और ज़्यादा बिल्डअप कर सके। तो उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या किया, ये इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। तो ये उम्मीदवार नेटवर्क इंडिया के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है ताकि क्या कर सके, और ज़्यादा जो कोविड-19 से पर्सन इम्पैक्टेड है उनको और ज़्यादा सुविधा प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। तो जो कोविड-19 से परेशान हुए उनके लिए है। तो इसके अंदर जो रिजॉल्व इनिशिएटिव जो अभी जिसके बारे में ये जो रिजॉल्व इनिशिएटिव लिया गया, इसमें जो कंपनी है उनको जो ईयरमार्क्ड फंडिंग की जाएगी वो 3.75 करोड़ से लेके 15 करोड़ रुपए पर प्रोजेक्ट तक का उनको इनिशिएटिव किया, मतलब इतना कंपनी फंड करेंगी ताकि उनमें क्या कर सके, जो माइग्रेंट वर्कर है वो जाके वहाँ पे वर्क कर सकें। और ये इनिशिएटिव ये फोकस करेगा 12 से नेक्स्ट जो 18 महीने हैं ना, उतने टाइम में इसको क्या किया जाएगा, इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसलिए ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर, ठीक है, जो आपका उम्मीदवार नेटवर्क इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस अ स्कीम नेम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। तभी किसने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना चालू की गई है। तो ऑप्शन है आपके महात्मा बनर्जी, सॉरी इट इज़ ममता बनर्जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, योगी आदित्यनाथ एंड अरविंद केजरीवाल। सो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। ओके यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी दैट द मीन अरविंद केजरीवाल, ठीक है, जो कहाँ के, जो आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं
एवरीवन इज़ अवेयर अबाउट दिस फैक्ट, ठीक है। जिसको पता भी नहीं तो भी इसको पता होना चाहिए। और थोड़ा आपके जो स्टेट के जो आपके मुख्यमंत्री गवर्नर है उनके भी आपको नाम याद होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने क्या किया, इस योजना को चालू किया ताकि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, ताकि सभी को क्या किया जाके, जो जैसे फ्लोर हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, इन सभी के पैकेट हाइजेनिकली मतलब एकदम स्वस्थ पैकेट, मतलब साफ़ पैकेट आप सभी लोगों को प्रोवाइड किए जा सके। और ये बिल्कुल ना ऑप्शनल टाइप में, जैसे जो जो टेकिंग राशन फ्रॉम पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप है विल बी ऑप्शनल, ठीक है। वो ऑप्शनल है, ठीक है। उसको आप अलग ही लेते रहेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें ऐसा कंबाइन कर दिया कि जो आपकी पीडीएस है उसको तो आप ले ही रहे हैं, और अगर आप पीडीएस ले रहे हैं जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो आपको फ़ायदा ले रहा है उसमें आपको, अगर आप वो फ़ायदा ले रहे हैं तो आपको मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना ये नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पीडीएस एंड घर घर राशन योजना दोनों को आप उन सभी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग बलदेव सिंह सदकनामा हैज़ ऑथर्ड अ बुक सूरज खड़े मर्दा नहीं, ठीक है। ये बुक का नाम है। तो ये बुक किसके ऊपर पोर्ट्रेट की गई है? तो ऑप्शन है करतार सिंह सराभा, खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा एंड उधम सिंह। तो पर्टिकुलर जो न्यूज़ इस तरीके से रही जो रिलेट करती है किसी इंपॉर्टेंट बुक से और किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से जो फ्रीडम फाइटर्स हमारे रह चुके हैं, तो इस तरीके की न्यूज़ पूछ ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी दैट द मीन फोर्थ इज़ द राइट आंसर, ठीक है। जहाँ पे क्या होगा, जो उधम सिंह है, ठीक है, इनके ऊपर ये बुक को क्या किया, पोर्ट्रेट किया गया, जिसमें सूरज खड़े मर्दा नहीं, इसको पोर्ट्रेट जिसके जो पोर्ट्रेयर है वे कौन है, ये बलदेव सिंह सदकनामा है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इनके ऊपर पोर्ट्रेट किया गया है, ठीक है। ताकि 31 जुलाई जो 2020 है इसमें उस दिन मतलब आप बोल सकते हैं जो 31 जुलाई 2020 है, ठीक है। इसमें जो उधम सिंह है उनकी 18th डेथ एनिवर्सरी मनाई जाएगी। तो इसके लिए क्या किया, इस बुक को अभी पोर्ट्रेट किया गया उनके ऊपर, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग वार्न पीपल अगेंस्ट द यूज़ ऑफ N95 मास्क विद रेस्पिरेटर वॉल्व्स इन दैम सेइंग दे डू नॉट प्रिवेंट द कोरोना वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग आउट, ठीक है। अभी N95 जो मास्क है इसके और ज़्यादा डेवलपमेंट को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो इसको अभी किसने इस डेवलपमेंट को बंद किया है? ऑप्शन है आपके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, WHO, इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड ICMR। तो वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन वन दैट द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको क्या कर दिया है, अब इसकी जो और ज़्यादा प्रोसेस है उसके ऊपर क्या कर दी, उसको रोक लगा दिया है। ताकि बोला क्योंकि ये जो है इसमें जो रेस्पिरेटरी जो वॉल्स हैं ये कोरोना वायरस को प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इनकी कैपेसिटी नहीं ताकि ये कोरोना वायरस से फाइट कर सके, उनके अगेंस्ट लड़ सकें, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो करने वाला कौन है, और मास्क का नाम है N95, ये भी याद रखना है। तो करने वाली आपकी MHFF है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, और N95 जो मास्क है इनको बैन कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टुडेज द लास्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज़ अनाउंस दैट अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर कैन नाउ ज्वाइन द स्टेट रन वेलफेयर बोर्ड थ्रू डेडिकेटेड वेब पोर्टल। तो अभी किस स्टेट ने ये अनाउंस किया है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वर्कर्स के लिए वो ज्वाइन कर सकते हैं जो स्टेट रन वेलफेयर बोर्ड्स हैं, किसके जरिए, डेडिकेटेड वेब पोर्टल के जरिए। तो एक वेब पोर्टल अभी बनाया गया है एक, ठीक है। उसके जरिए क्या कर सकते हैं, जो वर्कर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, जो स्टेट रन वेलफेयर बोर्ड्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इनिशिएटिव किसने लिया है, क्या वो मतलब जो आपके ऑप्शंस हैं वो केरला गवर्नमेंट, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो विच गवर्नमेंट हैज़ टेकन दिस इनिशिएटिव? वीडियो को पॉज करिए, आंसर दीजिए। चलिए इसके बाद थोड़ा समझ लीजिए पहले। इसमें जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये इनिशिएटिव लिया है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है, वहाँ पे आप वर्कर ज्वाइन कर सकेंगे स्टेट एंड वेलफेयर बोर्ड, ताकि एक डेडिकेटेड वेब पोर्टल के जरिए, ठीक है। और अगर आप जो गवर्नमेंट हैज़ फॉर्म्ड अ सिक्योर्ड वेब पोर्टल, उस वेब पोर्टल का नाम क्या है, इसका नाम है labor.tn मतलब tamilnadu.government.in। ये वेब पोर्टल है, यहाँ जाके वो क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि वो स्टेट एंड वेलफेयर बोर्ड के जरिए क्या कर सकें और ज़्यादा अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वहाँ पे जाके अपना फ़ायदा ले सकें। जो जॉब्स अभी इस समय नहीं मिल रही तो वहाँ पे उनको भी जॉब मिलने लगेगी। और थोड़ा सा अगर आप तमिलनाडु के बारे में जानेंगे तो वहाँ पे लोकसभा सीट संख्या 39 है, ठीक है, राज्यसभा सीट की संख्या 18 है, और नेशनल पार्क जैसे गोइंडी नेशनल पार्क हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क हो गया, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क, मधुमलाई नेशनल पार्क, ठीक है, मुकूर्ती नेशनल पार्क। तो ये सारे नेशनल पार्क वहाँ पे पड़ते हैं। तो ये भी याद रख सकते हो कि डायरेक्टली न्यूज़ में इस तरीके के रहते हैं, तो आपसे आंसर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जिनका आंसर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फोर्थ इज़ द राइट आंसर, याद रखना है। तो दीज वर द 23rd and 24th complete current affairs. So if you like these all the current affairs, so please like the button, because your one like give me a huge motivation. So please increase my motivation so that I can make these videos for you more and more. This will give you a lot of things for me.
Okay, so please share this video to your all the friend circle so that they can use these current affair for their exam. Okay, and don't forget to subscribe the channel. So thank you for watching. Have a good day.